अभी तक हम लोग इंडक्शन मशीन के बारे में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन डिस्कस हो चुका है, वर्किंग डिस्कस हो चुकी है, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है, इक्विवेलेंट सर्किट, एफिशिएंसी, टॉर्क, पावर, ठीक है, टेस्ट ऑन एन इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, ये सभी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। और लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ाया जाता है। अब जैसा कि मैंने उस लेक्चर के अंदर बोला भी था, हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे कि हार्मोनिक्स का इंपैक्ट इंडक्शन मोटर पे कैसे देखा जाता है। हार्मोनिक्स मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं एक बार में जब हमने हार्मोनिक्स डिस्कस किए थे सिंक्रोनस के अंदर, तब मैंने आपको कवर करवाया था हार्मोनिक्स इन एसी मशीन। एसी मशीन में आपका इंडक्शन भी आ जाता है और सिंक्रोनस भी। तो हार्मोनिक्स से सबसे पहला फिनोमिना इंडक्शन के अंदर क्या पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉलिंग। ठीक है, सबसे पहली बात, क्रॉलिंग एक ऐसा फिनोमिना है जो कि देखा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेस हार्मोनिक। मैंने बताया था स्पेस हार्मोनिक्स क्या होते हैं, जब कभी एयर गैप के अंदर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन साइनोसोइडल होता है, तब उस फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग फोरियर सीरीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, एंड दोज हार्मोनिक्स आर कॉल्ड एज स्पेस हार्मोनिक। तो इसमें लिखना, क्रॉलिंग इज अ फिनोमिना which is observed due to presence of space harmonics in an induction motor. Next point, space harmonics are generated due to non-sinusoidal distribution of flux density inside the air gap. ठीक है, अब स्पेस हार्मोनिक्स जो हमने पढ़े थे उसके दो ऑर्डर होते हैं। स्पेस हार्मोनिक्स, इसके दो ऑर्डर के हमने हार्मोनिक देखे थे, 6K प्लस माइनस 1। इसमें मैंने ये भी आप लोगों को समझाया था कि जो 6K प्लस 1 वाले हार्मोनिक्स होते हैं, दीज आर पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स, दीज आर पॉजिटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स। और जो 6K माइनस 1 वाले होते हैं, दीज आर नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस से क्या इंपैक्ट होता है मैंने ये भी समझाया था कि इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड फंडामेंटल की सेम डायरेक्शन में रोटेट करती है, और नेगेटिव सीक्वेंस से बनने वाली फंडामेंटल से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। और मैंने ये भी डिराइव करवाया था स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे निकाला था, मैंने बताया था इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी सोर्स की वजह से फिक्स रहती है, लेकिन स्पेस हार्मोनिक्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर देते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं 120F बाय NP विच इज NS बाय N। तो 6K प्लस 1 वालों के लिए हो जाती है NS बाय 6K प्लस 1, और 6K माइनस 1 वालों के लिए NS बाय 6K माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी लिखना। इन एन इंडक्शन मोटर द फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड ड्यू टू एन AC सोर्स connected at the stator winding, but due to space harmonics the number of poles will change, which changes the speed of rotating magnetic field। ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड जो आती है दैट इज NS डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक। ठीक है, अब क्या होता है देखो, 6K माइनस 1 वाले जो हार्मोनिक्स हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूम रही है, तो ये जो टॉर्क भी लगाएगी दैट विल बी ऑपोजिट टू द टॉर्क ऑफ द फंडामेंटल। इंडक्शन मोटर में हमने हमेशा एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि टॉर्क हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई होता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड घूमती है
उसी डायरेक्शन में रोटर भी घूमना चाहता है। तो इसीलिए 6k-1 वालों का टॉर्क फंडामेंटल से हमेशा ऑपोजिट होगा। तो इसमें लिखना, सिंस द 6k-1 हार्मोनिक्स आर नेगेटिव सीक्वेंस, their magnetic field rotates in a direction opposite to the fundamental, and hence it applies a torque which is in opposite direction to the fundamental। ठीक है, तो इसके टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है। अब देखो क्या होता है जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है, तो अब की बार मैं सारे टॉर्क शो करूंगा, फंडामेंटल वाला भी, 6k-1 हार्मोनिक वाला भी, और 6k+1 हार्मोनिक वाला भी। टॉर्क, स्पीड, ठीक है। फंडामेंटल वाला ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जो मैंने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में तुम्हें बनवा रखा है, ऐसे ही आता है। अब इसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक की बात करो। 6k-1 में सबसे पहला हार्मोनिक कौन सा होगा? फिफ्थ। k को 1 रख दिया जाए अगर, तो जो फिफ्थ हार्मोनिक है उसकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी? ns/5। लेकिन ये उल्टा घूमेगी, इसीलिए मैं यहां लिखता हूं -ns/5। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया। और इसका टॉर्क भी उल्टा लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूम रही है तो टॉर्क भी अपोजिट होगा, तो टॉर्क पॉजिटिव की जगह ले लोगे नेगेटिव। टॉर्क कैसे आ जाएगा? ठीक है, ये हो गया फिफ्थ हार्मोनिक। अब 6k+1 पे आओ। 6k+1 में सबसे पहला हार्मोनिक कौन सा होगा? सेवेंथ। k को अगर 1 रख दे तो सेवेंथ होगा, और कितनी स्पीड पे घूमेगा? ns/7। ns/7 पे घूमेगा और फंडामेंटल के सेम डायरेक्शन में घूमेगा, इसीलिए उसके अंदर ns/7 पॉजिटिव में लिखना। ठीक है, टॉर्क कैसा बनाओगे? इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ये वाला हो गया सेवेंथ हार्मोनिक का टॉर्क, ये हो गया फिफ्थ हार्मोनिक का टॉर्क, और ये वाला आ गया अपना फंडामेंटल का टॉर्क। आगे के हार्मोनिक्स को इग्नोर कर दो, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है हम ये जानते हैं हार्मोनिक की स्ट्रेंथ लगातार कम होती है, तो कम स्ट्रेंथ वाले हार्मोनिक्स को वी कैन इग्नोर। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों टॉर्क को ऐड करके रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करता हूं। देखो, फंडामेंटल -5th + 7th। अब फिफ्थ वाला जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो 7th से तो ज्यादा होगा, क्योंकि हार्मोनिक का ऑर्डर बढ़ने से हार्मोनिक की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो डेफिनेटली फिफ्थ वाला हार्मोनिक 7th को डोमिनेट करेगा, तो फिफ्थ का टॉर्क भी 7th से ज्यादा होगा। अगर इसका टॉर्क -5 है तो हो सकता है इसका +3 हो। -5 + 3 कितना? -2। यानी ग्राफ तो नीचे से ही चालू होगा, फंडामेंटल के ऊपर से या फंडामेंटल को टच करते हुए नहीं चालू होगा, ग्राफ नीचे से चालू होगा। बात समझ आई? सब्ट्रैक्शन वाली टर्म एडिशन से ज्यादा है। अब टॉर्क बढ़ेगा, देखो पॉजिटिव वाली बढ़ गई, नेगेटिव वाली कम हो गई, तो टॉर्क इसके ऊपर निकल गया। लेकिन यहां ये वाला टॉर्क ऑलमोस्ट 0 आ गया, तो ऐसा करके एक डिप आएगा, इसके बाद ये ऑलमोस्ट फंडामेंटल को फॉलो कर लेगा। बात समझे? ये डिप क्यों आया? क्योंकि ये 7th वाला भी नेगेटिव, फिफ्थ वाला भी नेगेटिव, तो दोनों का सम भी क्या आ गया अपने पास? नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सही तरीके से दिखा देता हूं यहां पे। इस टाइप से चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमें अगर ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे मिलता है? बाय टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ मोटर टॉर्क एंड द लोड टॉर्क। ये जो रेड वाला कर्व है ये क्या बता रहा है? ये टोटल टॉर्क बता रहा है। जब ये लोड टॉर्क से इंटरसेक्ट करेगा, ये लोड टॉर्क है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें क्या बताएंगे?
पॉसिबल ऑपरेटिंग पॉइंट्स बताएंगे। तो 4 ऑपरेटिंग पॉइंट्स पॉसिबल है, ए बी सी और डी। अब इनमें से स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट कौन से हैं हमें ये देखना है। तो हमने स्टेबिलिटी वाला टॉपिक कवर किया था। मैंने कंडीशन क्या बताई थी? फॉर स्टेबल ऑपरेशन मैंने एक डायरेक्ट कंडीशन भी लिखवाई थी, एक स्पीड फ्लक्चुएशन से मेथड बताया था, दैट dTL by dN should be greater than dTE by dN। ठीक है, लोड टॉर्क का स्लोप मोटर के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर केस में जहां मैंने लोड टॉर्क कांस्टेंट ले रखा है, इफ TL इज कांस्टेंट तो dTL by dN इज 0। तो हमारी स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होगी? दैट dTE by dN इज लेस देन 0। यानी मोटर के टॉर्क का स्लोप नेगेटिव आएगा तभी मोटर हमारी स्टेबल होगी। अब देखो ए वाले पॉइंट पे ये स्लोप पॉजिटिव है तो स्टेबल नहीं हुआ, बी वाले पे नेगेटिव है स्टेबल हुआ, सी वाले पे इंक्रीजिंग कर्व है फिर पॉजिटिव है अनस्टेबल, डी वाले पे डिक्रीजिंग कर्व है फिर से नेगेटिव है। तो हमें क्या देखना है? स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग कर्व। तो बी और डी पे ग्राफ डिक्रीजिंग है तो वो दोनों स्टेबल हैं, ए और सी पे ग्राफ इंक्रीजिंग है तो वो दोनों अनस्टेबल हैं। तो हम कहते हैं बी एंड डी आर स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट। तो मोटर इन दोनों पॉइंट्स पे ऑपरेट कर सकती है। लेकिन अब एक चीज सोचो, अगर ये बी पॉइंट पे ऑपरेट करेगी तो बी वाले की जो स्पीड है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ns बाय 7। अगर ध्यान से देखोगे बी की स्पीड है ns बाय 7 विच इज मच लेस देन ns। तो अगर ये मोटर बी पे ऑपरेट करने लगी तो बहुत ही कम स्पीड पे घूमेगी। इस फिनोमिना को कहते हैं क्रॉलिंग। क्रॉल करना माने रेंगना अगर हिंदी में बात करें, और रेंगने का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग होता है। तो यही चीज हम कह रहे हैं, अगर मोटर ns बाय 7 पे घूमी, इतनी कम स्पीड पे घूमने को कहा जाएगा क्रॉलिंग। तो इसमें लिखना, सिंस द मोटर हैज अ स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट नियर द स्पीड ns by 7, so it may happen that the motor rotates at a speed ns by 7 which is much less than ns, so it rotates at a low speed and this phenomena is called as crawling। ठीक है, और ये जो डिप वाला रीजन बनता है ग्राफ के अंदर इसे बोलते हैं सैडल रीजन। ठीक है, सैडल तो पता है ना, जो घोड़े के ऊपर सीट लगती है उसे सैडल कहते हैं, उसी की शेप का रीजन बन रहा है इसीलिए सैडल रीजन। ठीक है, आइडियली मोटर को स्टेबल ऑपरेटिंग रीजन में काम करना चाहिए था। हम ये वाला रीजन कहते हैं ना, ऑपरेटिंग रीजन ये होना चाहिए 0 स्लिप से लेके मैक्सिमम स्लिप तक। तो इस रीजन में करना चाहिए था, तो जाना कहां चाहिए था? डी। लेकिन जब बी वाला पॉइंट भी स्टेबल है तो ऐसा हो सकता है मोटर बी पे ही घूमने लगे बट वहां स्पीड कम रहेगी। चलो भाई, स्पीड कम रहेगी, दिक्कत वाली बात क्या है? अब दिक्कत की बात कर लेते हैं। तो एट n इक्वल टू ns बाय 7 स्लिप क्या होगी? ns माइनस n बाय ns दैट इज 6 बाय 7, जिसकी वजह से R2 डैश बाय s इज वेरी लो, क्योंकि स्लिप हाई है ना। स्लिप अगर हाई है तो रेजिस्टेंस लो होगा, रेजिस्टेंस अगर लो होगा तो इंपीडेंस भी लो होगी, इंपीडेंस लो होगी तो करंट हाई हो जाएगा। तो अगर मोटर इतनी ज्यादा स्लिप पे घूमती है तो बहुत हाई करंट ड्रॉ करेगी, जिससे मोटर की वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ क्रॉलिंग। तो इसमें लिखना, इफ द मोटर रोटेट्स एट सच अ लो स्पीड then its slip is high, due to which it draws high current from the stator or from the supply, which can damage the winding, so crawling is dangerous for the motor, ठीक है। अब देखो, अगर मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता
अगर स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता तो मोटर की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती। अगर मोटर की स्पीड बहुत तेजी से इंक्रीज होती तो ये ns/7 वाले रीजन को पार कर जाती। अगर वो बी वाले पॉइंट को क्रॉस कर गई तो वो कभी भी बी पे नहीं रुकेगी, वो रुकेगी कहां? डी पे। तो हम क्या चाहते हैं, अगर मोटर तेजी से एक्सेलरेट करे तो वो ns/7 वाली स्पीड को अगर क्रॉस कर जाती है तो फिर वो फाइनल पॉइंट पे जाके ही रुकेगी डी पे, तो हमारी परेशानी खत्म हो जाती है। ऐसा लेकिन हाई स्टार्टिंग टॉर्क किस में हो सकता है? दैट इज इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसीलिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ये क्रॉलिंग वाला प्रॉब्लम नहीं देखने मिलता है। तो इसमें लिखना, इफ द मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क then it accelerates quickly and can cross the saddle region, and once it crosses the saddle region it operates at point D, which is desirable. But for this to happen, starting torque must be high, which is the case for slip ring induction motor. Next point, hence crawling is more dominant in squirrel cage induction motor as compared to slip ring induction motor. क्रॉलिंग ज्यादातर स्क्विरल केज के अंदर ही देखी जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और क्रॉलिंग का कोई पूछे रीजन क्या है, तो क्रॉलिंग का रीजन ये होता है, इट इज ड्यू टू स्पेस हार्मोनिक्स इनसाइड द इंडक्शन मशीन। अब मैं तुमसे ये कहूं कि भाई मुझे क्रॉलिंग रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉलिंग के पीछे दो सबसे मेन हार्मोनिक है, फिफ्थ और सेवेंथ। किसी भी तरह से अगर फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक एलिमिनेट कर लो तो क्रॉलिंग एलिमिनेट की जा सकती है। फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? शॉर्ट पिचिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, इसके अलावा स्क्यूइंग ऑफ द स्लॉट्स, इन सभी चीजों से तुम हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हो। तो इसमें लिखना, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट क्रॉलिंग वी नीड टू एलिमिनेट fifth and seventh space harmonic, which can be done by means of short pitching, distributed winding, skewing of slots। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था ना, हार्मोनिक एलिमिनेशन के तरीके हम सिंक्रोनस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दोबारा मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं। ये बात क्लियर हो रही है कि किस तरीके से हार्मोनिक्स हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें याद रखो कि क्रॉलिंग क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जिसमें मोटर बहुत कम स्पीड पे घूमती है क्योंकि उसको एक स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाता है एट अ लो स्पीड। और ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेस हार्मोनिक। तो स्पेस हार्मोनिक्स को अगर एलिमिनेट कर लोगे तो क्रॉलिंग का फिनोमिना नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं अगली टर्म की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज कॉगिंग। ठीक है, अब कॉगिंग क्या होता है? देखो, कॉगिंग क्या होता है कि अगर स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स बराबर हैं या एक दूसरे के मल्टीपल में हैं, जैसे मान लो स्टेटर में 14 स्लॉट तो रोटर में 28 स्लॉट, बराबर तो नहीं है लेकिन एक दूसरे के मल्टीपल में है, तब कई बार ऐसा होता है कि मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाती। अगर मोटर स्टार्ट नहीं हुई देन इट इज कॉल्ड एज कॉगिंग। तो इसमें लिखना, if the stator and the rotor slots are equal or they are integral multiples of each other, then sometimes motor may fail to start and such a phenomena is called as cogging। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉगिंग। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर स्टार्टिंग में स्टेटर और रोटर के टीथ या स्टेटर और रोटर के स्लॉट आपस में परफेक्टली अलाइन हो गए तो फ्लक्स को एक मिनिमम रिलक्टेंस का रास्ता मिल जाएगा। देखो कैसे, मान लो मैं स्टेटर के टीथ बना रहा हूं, इस तरह से बना दिए,
अब मान लो इसी तरीके से रोटर के टीथ आ जाए, इक्वल वाला कंडीशन ले रहा हूं, यानी परफेक्ट अलाइनमेंट अगर मिल गया। हम क्या जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है वो स्लॉट में रखा जाता है, जैसे मान लो इस टाइप से, और सपोज ये ऐसे कंडक्टर स्लॉट में रखा जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है? टीथ से। जैसे देखो क्रॉस है तो क्लॉकवाइज बनेगी ना, इसी तरह से आती है। ऐसे ही डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। इस तरह से बन जाएगी। तो यानी ये जो टीथ होते हैं यहीं पे पोल बनता है, देखो साउथ पोल नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल हो जाएगा ये भी, और इधर नॉर्थ पोल, और इधर से भी नॉर्थ पोल। ठीक है, या एक काम करो दोनों में ना क्रॉस दिखा दो, वरना कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी। क्रॉस रहेगा तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब देखो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अगर मोटर रोटेट होने की कोशिश करेगी, अगर रोटर इस पोजीशन से हिलने की कोशिश करेगा, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इस चीज को अपोज करेगा। तो इसको हम ऐसा भी कह देते हैं कि अगर टीथ के सामने टीथ लाई कर गया तो फ्लक्स को मिनिमम एयर गैप मिल गया, या ये कह दो मिनिमम रिलक्टेंस मिल गया। अब अगर तुम रोटर को हिलाने की कोशिश करोगे तो तुम उसके रिलक्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अगर रिलक्टेंस बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फ्लक्स को हमेशा चाहिए होता है मिनिमम रिलक्टेंस, तो वो इस फिनोमिना को अपोज करेगा, और जो टॉर्क पैदा होगा दैट इज कॉल्ड एज रिलक्टेंस टॉर्क। सिंक्रोनस मशीन में भी तो यही था, आर्मेचर का फ्लक्स हमेशा मिनिमम एयर गैप या डी एक्सिस पे लाई करने की कोशिश करता है, इस कारण से जो रोटर पे टॉर्क लगता है दैट इज रिलक्टेंस टॉर्क। सेम चीज मैं यहां कह रहा हूं कि फ्लक्स को मिनिमम रिलक्टेंस चाहिए, शुरू में ही मिनिमम रिलक्टेंस मिल गई, शुरू में ही मिल गई, तो अब किसी भी तरफ रोटेट करोगे रिलक्टेंस बढ़नी ही है, और फ्लक्स उस चीज को हमेशा अपोज करेगा। तो इसमें लिखना, इफ टीथ ऑफ स्टेटर एंड रोटर get aligned parallel to each other, then a path of minimum reluctance is available for the flux, and if the rotor tries to rotate, then reluctance of the flux path will increase and flux will oppose an increase in reluctance by producing a reluctance torque which opposes the rotation. Next point, if starting torque is not able to overcome this reluctance torque, the motor will not start. बात क्लियर हुई? स्टार्टिंग टॉर्क अगर इतना ज्यादा बना ही नहीं कि वो इस टॉर्क से ज्यादा हो जाए, कौन सा टॉर्क? जो ये पोल्स के अलाइन होने की वजह से आ रहा है, अगर इस टॉर्क को वो ओवरकम नहीं कर पाया तो मोटर नहीं घूम पाएगी। ठीक है, बात क्लियर होती है? आगे चलते हैं। अब बात है कॉगिंग को अवॉइड कैसे करोगे। एक तरीका सिंपल कि स्टेटर और रोटर के स्लॉट एक दूसरे के मल्टीपल ना हो, तब तो ये ऐसा कभी होगा ही नहीं मिनिमम रिलक्टेंस वाला केस। दूसरा, अगर इंटीग्रल मल्टीपल भी हैं तो भी परफेक्ट अलाइनमेंट ना आए, वो कैसे हो सकता है कि स्टेटर और रोटर के जो स्लॉट हैं उनको एकदम सीधा बनाने की जगह उनको टिल्ट कर दो, या क्या कर दो, उनको स्क्यू कर दो। स्क्यू कर दोगे तो कभी भी परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं मिल पाएगा। भाई दो टीथ जब पैरेलल आएंगे तभी तो परफेक्ट अलाइनमेंट होगा, एक टीथ को अगर स्क्यू कर दिया तो परफेक्ट अलाइनमेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो इसमें लिखना, टू अवॉइड कॉगिंग वी मस्ट अवॉइड स्टेटर एंड रोटर स्लॉट्स being multiple of each other, and even if they are multiple of each other,
द स्लॉट्स मस्ट बी स्क्यूड इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉपर अलाइनमेंट। ठीक है, अब हमें क्या पता है, किसी भी कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है, I dl क्रॉस b, इतना ही लगता है। अब अगर ये जो dl है ये परपेंडिकुलर होता है b के, तो फोर्स होता है मैक्सिमम। अगर dl वेक्टर एट एन एंगल आ जाए b के, एट एन एंगल टू b, फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है ना, तो मैं कह रहा हूं जब दोनों में 90 डिग्री का एंगल होगा तो फोर्स मैक्सिमम बनेगा साइन 91। अगर कुछ और एंगल होगा तो फोर्स मैक्सिमम नहीं बन पाएगा। इसी वजह से क्या होता है, स्क्यूइंग से हमारा टॉर्क कम हो जाता है, स्क्यूइंग से हार्मोनिक कम होंगे, पैरासिटिक टॉर्क या हार्मोनिक टॉर्क कम होगा, बट साथ साथ तुम्हारा मैक्सिमम टॉर्क भी कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट लिखना, skewing is used to reduce the space harmonics, due to which parasitic torque and noise is also reduced, but at the same time maximum torque is also reduced due to certain angle between conductor and the magnetic field। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क भी हमारा कम हो जाता है। बात समझे? तो ये तो देखो हर हार्मोनिक की टेक्निक का ड्रॉबैक होता ही है ना हमेशा। ड्रॉबैक क्या होता है कि तुम हार्मोनिक्स हटा लोगे, लेकिन जो मेन वाली क्वांटिटी है, जो फंडामेंटल वाली क्वांटिटी है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। ऐसा हमेशा होता है हार्मोनिक एलिमिनेशन की किसी भी टेक्निक में। ठीक है, तो ये दो फिनोमिना याद रखना, क्रॉलिंग और कॉगिंग। इस पे किसी भी एग्जाम में इजीली 1 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, that is called as induction generator। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसे नहीं पढ़ना होता है। इंडक्शन जनरेटर, अब हमने क्या पढ़ा था टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में कि इंडक्शन जनरेटर की स्लिप लेस देन 0 होती है। स्लिप का फॉर्मूला था ns माइनस nr बाय ns, जिसका मतलब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस से ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा ही होता है एक इंडक्शन जनरेटर के अंदर। लेकिन रोटर की स्पीड सिंक्रोनस से ज्यादा कैसे होगी? ऐसा करने के लिए रोटर को एक प्राइम मूवर से रोटेट करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप कभी भी ns से ज्यादा पे नहीं घूम सकता। तो इसमें लिखना, इफ द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर is rotated at a speed higher than synchronous speed by means of a prime mover, then it works as an induction generator। ठीक है, तब ये एक इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंडक्शन जनरेटर delivers the power output to the three phase stator winding, unlike इंडक्शन मोटर। यानी कि इंडक्शन जनरेटर इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में देगा जैसे कि इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट में लेती है। इंडक्शन मोटर लेती है पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इंडक्शन जनरेटर डिलीवर करेगा इलेक्ट्रिकल पावर। लेकिन अब देखो एक समस्या आ गई यहां पे हमें। इंडक्शन मोटर क्या करती थी, स्टेटर वाइंडिंग से रियल पावर लेती थी मैकेनिकल आउटपुट के लिए, रिएक्टिव पावर लेती थी फ्लक्स बनाने के लिए। अब इंडक्शन जनरेटर को पावर देनी है, इंडक्शन जनरेटर को पावर देनी है, कौन सी पावर देनी है? रियल पावर। चलो भाई रियल पावर तो दे देगा, प्राइम मूवर से आ रही है तो कहां दे देगा? इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स पे। लेकिन रिएक्टिव पावर का क्या? फ्लक्स कैसे बनेगा यहां पे? फ्लक्स बनाने के लिए रिएक्टिव पावर की जरूरत तो पड़ने वाली है। अब मेरे पास दो वाइंडिंग है, स्टेटर और दूसरी है रोटर। रोटर पे तो कोई सोर्स नहीं लगाया जाता, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल सोर्स एट द रोटर। सिंक्रोनस मशीन थी तो रोटर पे डीसी एक्साइटेशन था, वो फ्लक्स बना दिया करता था। लेकिन इंडक्शन मशीन में तो ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है।
अगर ऐसा कोई सोर्स नहीं है तो बात ये आती है फ्लक्स बनेगा कैसे। तो इंडक्शन जनरेटर भी क्या करेगा, स्टेटर वाइंडिंग से ही रिएक्टिव पावर लेकर के फ्लक्स बनाएगा। तो इसमें लिखना, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फ्लक्स इंडक्शन जनरेटर एब्सॉर्ब्स reactive power from the stator winding because there is no electrical source available at the rotor winding। ठीक है, रोटर पे कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स है ही नहीं, तो उसको फ्लक्स बनाने के लिए रिएक्टिव पावर स्टेटर से लेनी पड़ेगी। तो अब अगर मैं ये कहूं स्टेटर वाइंडिंग पे क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग पे रियल पावर तो आउटपुट में जाएगी, लेकिन रिएक्टिव पावर इनपुट में आएगी। यानी रियल और रिएक्टिव पावर फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर रियल पावर आउटपुट को पॉजिटिव कह रहे हो तो रिएक्टिव पावर इनपुट को नेगेटिव कहना पड़ेगा। रिएक्टिव पावर अगर नेगेटिव हुई देन इट विल बी कॉल्ड एज अ लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसमें लिखना, हेंस द डायरेक्शन ऑफ रियल एंड रिएक्टिव पावर फ्लो is opposite, so if real power is greater than 0 reactive power will be less than 0, or we can say induction generator will operate at leading power factor। ये फैक्ट हमेशा याद रखना, इंडक्शन जनरेटर कभी लैगिंग पे चल ही नहीं सकता, इंडक्शन जनरेटर हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पे ही काम करता है। सिंक्रोनस जनरेटर की यही खासियत थी कि वो लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी सब पावर फैक्टर पे काम कर सकते हैं, लेकिन इंडक्शन सिर्फ लीडिंग पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, सिंक्रोनस जनरेटर कैन वर्क एट एनी पावर फैक्टर एंड इट्स पावर फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द एक्साइटेशन, बट इन केस ऑफ इंडक्शन जनरेटर इट कैन ओनली वर्क एट लीडिंग पावर फैक्टर। बात क्लियर हुई? अब बात यह आती है कि चलो ठीक है, रिएक्टिव पावर लेनी पड़ेगी फ्लक्स बनाने के लिए, तो इस रिएक्टिव पावर का सोर्स क्या होगा? तो इसका पहला केस लिखना, सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जनरेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड में क्या करते हैं, स्टेटर टर्मिनल्स पे एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है। स्टेटर टर्मिनल्स पे अगर कैपेसिटर लगा दोगे तो दैट कैपेसिटर विल डिलीवर रिएक्टिव पावर, और जनरेटर को जब रिएक्टिव पावर मिलेगी तो जनरेटर क्या करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस। लेकिन यहां भी एक कैच है। कैच क्या है? कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है, वो अपने आप रिएक्टिव पावर नहीं दे सकता। कैपेसिटर में जब कभी करंट फ्लो करेगा तब वो तुम्हें रिएक्टिव पावर बना करके देगा। लेकिन कैपेसिटर को करंट मिलेगा कहां से? जनरेटर से। जनरेटर करंट कब देगा? जब वो काम करेगा। जनरेटर काम कब करेगा? जब उसके अंदर फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स कब बनेगा? जब रिएक्टिव पावर मिलेगी। तो मैंने क्या बोला, रिएक्टिव पावर बनाती है फ्लक्स, फ्लक्स बनाता है ईएमएफ, ईएमएफ बनाता है करंट, करंट से कैपेसिटर बनाएगा रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब यही तो एक साइकिल बन गई ना एक तरह से। देखो, तुम्हें फ्लक्स बनाने के लिए रिएक्टिव पावर की जरूरत है, और कैपेसिटर कह रहा है भाई मुझे रिएक्टिव पावर देने के लिए करंट की जरूरत है। तो भाई ये तो पहले आप वाली कंडीशन हो गई। कैपेसिटर बोलेगा कि भाई पहले जनरेटर मुझे करंट देगा तब मैं रिएक्टिव पावर दूंगा, और जनरेटर कहेगा भाई मैं करंट कैसे दे सकता हूं जब तक मेरे पास खुद के पास रिएक्टिव पावर नहीं है। यानी ये तो काम नहीं हो पाएगा। अब ये काम लेकिन प्रैक्टिकली हो जाता है। ऐसा कैसे? क्योंकि क्या होता है, जनरेटर में हमेशा कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स रहता है। उस रेसिडुअल फ्लक्स से ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ से करंट, करंट से क्यू। अब ये क्यू एग्जिस्टिंग फ्लक्स को इंक्रीज कर देगा, जो भी रेसिडुअल फ्लक्स था उसे बढ़ा देगा, उससे ईएमएफ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा, फिर से फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक की साइकिल जनरेट हो जाती है। तो इसमें लिखना,
capacitor requires current from the generator in order to produce reactive power, but generator can only deliver current if there is flux inside the generator, and to produce flux generator needs reactive power, so this process cannot be started. Next point, practically there is some residual flux in a generator which produces a small voltage and a small amount of current, and due to this current capacitor produces reactive power which increases the residual flux, and a regenerative process is established by means of which the EMF in the generator goes on building up. जैसे देखो शंट जनरेटर याद करो डीसी का, उसमें भी ईएमएफ बिल्डअप के लिए हमने यही चीज पढ़ी थी कि रेसिडुअल फ्लक्स से करंट बनेगा और उस करंट से फ्लक्स बढ़ेगा। ऐसे ही लगातार करते करते फ्लक्स बढ़ता जाता है, ईएमएफ बढ़ता जाता है। सेम चीज इंडक्शन जनरेटर के अंदर हो रही है जो कि सेल्फ एक्साइटेड है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। दूसरी कैटेगरी होती है एक्सटर्नली एक्साइटेड। आईजी लिख रहा हूं इंडक्शन जनरेटर को। अब एक्सटर्नली एक्साइटेड जनरेटर कौन सा होता है? जो कि तुम्हारे पावर सिस्टम या पावर ग्रिड से जुड़ा है। जब ये पावर ग्रिड से जुड़ा है तो उस ग्रिड पे कई और सिंक्रोनस जनरेटर भी लगे हैं। अगर सिंक्रोनस जनरेटर लगे हैं वो इसको रिएक्टिव पावर दे देंगे फ्लक्स बनाने के लिए। तो इसमें लिखना, इफ एन इंडक्शन जनरेटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ पावर ग्रिड to which multiple synchronous generators are already connected, then it can obtain reactive power from such synchronous generators to establish flux and produce EMF and current। ठीक है, तो जो इंडक्शन जनरेटर पावर ग्रिड से जुड़े वो एक्सटर्नली एक्साइटेड, जो अकेला चले एक कैपेसिटर से जुड़ के दैट इज सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका यूज क्या है एक्सटर्नली एक्साइटेड का? मान लो कोई छोटा सा पावर प्लांट है, जैसे विंड पावर प्लांट है, अब वहां इंडक्शन जनरेटर लगा के उसको पावर ग्रिड से जोड़ सकते हो। तो इसमें लिखना, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट स्मॉल रिमोट पावर प्लांट टू द पावर सिस्टम। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक लिखो, इंडक्शन जनरेटर के ड्रॉबैक। इसमें लिखना, इट रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मैंने बताया ना रिएक्टिव पावर तो ये लेगा ही लेगा। अगला, पुअर एफिशिएंसी। तीसरा, ओनली लीडिंग पावर फैक्टर, ये भी मैंने लिखवाया था। अब देखो ये तो कंसेप्चुअल बातें हो गई कि इंडक्शन जनरेटर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, सेल्फ एक्साइटेड और एक्सटर्नली एक्साइटेड। लेकिन इसके पावर फ्लो पे मैं बात करता हूं। अगर कभी न्यूमेरिकल आता है तो पावर फ्लो रेलिवेंट है। देखो सबसे पहले आएगी शंट पावर, सॉरी शाफ्ट पावर। ठीक है, इसमें से जाएंगे फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो यहां कौन सी पावर बनेगी? मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। मैकेनिकल डेवलप्ड पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? पीजी 1 माइनस एस। लेकिन यहां तो एस लेस देन 0 है, जनरेटर का स्लिप नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस एस में एस नेगेटिव होने से ये जो पीएम है दैट इज ग्रेटर देन पीजी। फिर हमारे यहां से गए, सॉरी यहां से ऐड हुआ रोटर कॉपर लॉस। क्योंकि तुमने इंडक्शन मोटर में क्या पढ़ा है? इंडक्शन मोटर में ये पढ़ा है एयर गैप पावर इज मैकेनिकल पावर
प्लस रोटर कॉपर लॉस, यही था ना। तो ये रोटर कॉपर लॉस कितना होता है, एसपीजी होता है। तो एक्चुअल में अगर देखोगे स्लिप नेगेटिव होने की वजह से एक्चुअल में ये ऐड नहीं हो रहा बल्कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो चाहो तो ऐसे दिखा देना, एरो नीचे की तरफ और मॉड लगा देना, ठीक है। स्लिप नेगेटिव है तो ये ऐड नहीं, ये सब्ट्रैक्ट होगा। बची हुई पावर होगी एयर गैप पावर। अब ये एयर गैप पावर स्टेटर से रोटर नहीं आ रही होगी, ये जा रही होगी रोटर से स्टेटर, क्योंकि तुमने प्राइम मूवर रोटर पे लगा रखा है, वही सारी पावर सप्लाई करेगा। तो पावर जाएगी रोटर से स्टेटर। अब यहां से निकल जाएंगे स्टेटर के कॉपर लॉस, यहां से निकल जाएंगे स्टेटर के कोर लॉस, और बचेगी कौन सी पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो इसमें लिखना, इन एन इंडक्शन जनरेटर एयर गैप पावर फ्लोज फ्रॉम रोटर टू स्टेटर वाया एयर गैप, ठीक है। स्टेटर से रोटर नहीं जाती बल्कि रोटर से स्टेटर जाती है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द सेम प्रोसेस कैन बी अप्लाइड एज एन इंडक्शन मोटर बट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट एस इज लेस देन 0। अब ऐसी सोचो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हो उसमें R2/S दिखाते हो, स्लिप नेगेटिव होने से ये R2/S भी नेगेटिव होगा। R2/S अगर नेगेटिव होगा तो क्या समझे कि ये रेजिस्टेंस पावर एब्जॉर्ब नहीं, पावर डिलीवर करेगा। तो इसमें लिखना, ड्यू टू नेगेटिव स्लिप R2/S becomes negative, which means R2 does not absorb power but it delivers power, ठीक है। वो पावर एब्जॉर्ब नहीं, डिलीवर करता है। ये बात क्लियर हो गई। अब लास्ट एक क्वेश्चन बना के लिख लो, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। तो पहला कॉलम ऐसे लिख लेना, इंडक्शन मोटर, और दूसरा कॉलम लिख लेना सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो इंडक्शन मोटर में, सेल्फ स्टार्टिंग, सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। ये हम जानते हैं इंडक्शन मोटर हमेशा खुद से स्टार्ट हो जाती है और सिंक्रोनस में हमें अलग अलग स्टार्टिंग मेथड्स की बात करनी पड़ती है। अगला इंडक्शन मोटर में स्पीड रिड्यूसेस व्हेन लोड इंक्रीजेस, सिंक्रोनस मोटर में स्पीड इज कांस्टेंट एट एनी लोड, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर हमेशा एनएस पे घूमती है और इंडक्शन मोटर में लोड बढ़ने से स्लिप बढ़ता है, स्लिप बढ़ने से स्पीड कम होती है। इंडक्शन मोटर, नो फील्ड एक्साइटेशन रिक्वायर्ड, इंडक्शन मोटर के रोटर पे कोई सोर्स नहीं लगता है। सिंक्रोनस मोटर, डीसी एक्साइटेशन ऑन द रोटर और द फील्ड वाइंडिंग। अगला इंडक्शन मोटर, ओनली लैगिंग पावर फैक्टर, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर डिपेंड्स ऑन एक्साइटेशन। इंडक्शन मोटर, स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल, हमने स्पीड कंट्रोल के मेथड देखे हैं। सिंक्रोनस, स्पीड इज कांस्टेंट। इंडक्शन मोटर कैन ओनली सप्लाई मैकेनिकल लोड, सिंक्रोनस मोटर कैन सप्लाई मैकेनिकल लोड and improve power factor. Induction motor, torque proportional to V square, synchronous motor torque proportional to V, ठीक है। क्योंकि सिंक्रोनस का टॉर्क कैसे आता है, पावर बाय स्पीड, पावर होती है EF VT बाय एक्सेस साइन डेल्टा, तो वहां वो V के प्रोपोर्शनल है ना कि V के स्क्वायर के, ठीक है। अगला, फॉर स्पीड, इंडक्शन मोटर में लिखना, फॉर स्पीड अबव 500 RPM एंड पावर बिलो 120 किलोवाट इट इज चीपर देन सिंक्रोनस मोटर, ठीक है।
अगर स्पीड 500 आरपीएम से ज्यादा लो और पावर 120 किलोवाट से कम लो तो इंडक्शन मोटर सस्ती पड़ती है, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर में लिख लेना वाइस वर्सा, जस्ट इसका उल्टा। भाई जहां ये सस्ती पड़ रही है वहां सिंक्रोनस महंगी होगी, और जहां ये महंगी पड़ेगी वहां सिंक्रोनस सस्ती पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए इंडक्शन और सिंक्रोनस के डिफरेंस में। और ये पावर फ्लो डायग्राम अगर कभी कोई न्यूमेरिकल आ जाए इंडक्शन जनरेटर पे गलती से भी, तो ये ध्यान रखना इंडक्शन मोटर की तरह ही सॉल्व करना है, बट स्लिप नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैकेनिकल पावर एयर गैप पावर से ज्यादा होती है। रोटर के कॉपर लॉस जो ऐड हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तब मिलेगी एयर गैप पावर, ठीक है। बाकी तो स्टेटर के लॉस घटा लोगे तो आउटपुट पावर मिल जाएगी। और कॉगिंग क्रॉलिंग ऐसे फिनोमिना है जो कि कंसेप्चुअली याद रखने हैं, थ्योरी क्वेश्चन गेट या किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर की एक और कैटेगरी की, दैट इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, बट वो बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।